3 इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है? ग्राहक की आय। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक की आय, इनकम। तो इनकम और क्वांटिटी डिमांड, इनकम और डिमांड का सीधा रिलेशन है। कैसा सीधा रिलेशन है आप उसको समझिए। अगर ग्राहक की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर ग्राहक की इनकम घटेगी तो उसकी डिमांड भी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूं तो मेरी जो डिमांड होगी वो 10,000 के अकॉर्डिंग होगी। बट अगर अगले महीने से मुझे 20,000 रुपये मिलने लगते हैं और मैं 20,000 रुपये कमाने लगता हूं तो मैं सोचूंगा कि अब मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिमांड्स को भी बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा? क्योंकि मेरे पास अभी पैसा है। सो द थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ consumer, is clear to all? Okay, very good. Now the fourth point is the fourth point is and preferences, consumer taste and preferences, consumer रुचि इस सॉरी जो चीज हमारे टेस्ट की होगी, हमारे प्रेफरेंस की नहीं है, हम उसकी डिमांड नहीं। So the point number 4 is कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो चीज जो कमोडिटी ग्राहक की पसंद की होगी वह उस चीज की डिमांड ज्यादा करेगा, वह उस चीज की डिमांड बिल्कुल भी प्रेफरेंस। ओके, गुड, क्लियर? ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? ओके, अभी क्लियर है वॉइस? सो पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया था आपको, प्राइस ऑफ पॉइंट नंबर 2 substitute good. Point number 3 of consumer. Point number 4 consumer taste. Number 5 future expectation. Future expectation of change in price. Future expectation of change in price का मतलब होता है अगर ग्राहक को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो कमोडिटी वो परचेज कर रहा है, जिस कमोडिटी की वो डिमांड कर रहा है, उसकी प्राइस घटेगी और बढ़ेगी, तो प्रेजेंट डिमांड पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब होता है अगर कस्टमर को, अगर ग्राहक को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी जो वो परचेज करना चाहता है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी,
हाई हो जाएगी तो वो उस चीज को प्रेजेंट में ज्यादा परचेज करेगा। क्या करेगा? प्रेजेंट में ज्यादा परचेज करेगा, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर उसको लगता है कि ये कमोडिटी जो है फ्यूचर में सस्ती हो जाएगी, फ्यूचर में सस्ती हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? प्रेजेंट में डिमांड कम करेगा। वो सोचेगा कि फ्यूचर में जब ये कमोडिटी सस्ती हो जाएगी मैं तब परचेज कर लूंगा। तो इसको आप ऐसे समझें कि अगर किसी चीज की कीमत फ्यूचर में बढ़नी है या किसी कमोडिटी की फ्यूचर में कीमत बढ़ेगी तो उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ेगी। वेयर अगर फ्यूचर में उसकी कीमत घटेगी तो उसकी प्रेजेंट डिमांड घटेगी। तो ये एक फैक्टर है जो कि डिमांड को डिटरमाइन करता है। ओके, गुड, क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। तो यहां पर हमारे ये 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। 5 पॉइंट्स के बाद में जो हम छठवां पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है size and composition of population। size and composition of population। size and composition of population मतलब हम जिस इकोनॉमी में हैं। ओके, नो प्रॉब्लम उज्जवल, आई विल राइट। ओके, नाउ लिसन टू मी। साइज एंड इकोनॉमी में रह रहे हैं, उस इकोनॉमी का क्या साइज है और वहां की पॉपुलेशन किस प्रकार की है। साइज एंड कंपोजिशन। अब सुनिए, अगर एक हाईली पॉपुलेटेड देश है, लाइक आवर ओन इंडिया, हमारा भारत जो है एक हाईली पॉपुलेटेड देश है, तो यहाँ पर जो बेसिक जरूरी और लग्जूरियस गुड्स जो होंगे उनकी डिमांड कम होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों की जरूरत की चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों जरूरत ज्यादा है लोगों को। और वहीं पर जो सुख सुविधा वाली चीजें होंगी उनकी डिमांड कम होगी। वेयर लेस पॉपुलेटेड नेशंस जो होते हैं, जहां पर जनसंख्या कम होती है, वहां पर जो है लोगों की बेसिक जरूरतें तो आसानी से पूरी हो ही जाती हैं, तो वे लोग वहां की जो चीजें हैं करते हुए वे लोग किसकी डिमांड, अगर वेयर जिन इकोनॉमीज में पॉपुलेशन कम होगी वहां पर नेसेसिटीज की, ओके, नाउ वीडियो इज क्लियर एंड वॉइस इज क्लियर टू ऑल, प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, ओके, गुड। तो ये 6 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ऊपर फिर से समझा देता हूँ। ओके, द 6th पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, साइज एंड
साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में आप लोगों को बताया हुआ था कि जिस देश की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जिस देश की कंपोजिशन मतलब किन लोगों से बनी हुई है, ओके, साइज मतलब कितनी बड़ी है, ओके। तो साइज में आपको याद रखना है, अगर जिस देश की पॉपुलेशन जो है ज्यादा है, वहां पर नेसेसरी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी कंपेयरिंग टू लग्जरियस गुड्स, वेयर एज जिस देश की पॉपुलेशन कम होगी वहां पर जो है लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी और नेसेसरीज की कम होगी। ये हो गया साइज। कंपोजिशन, किस तरह के लोग वहां पर रहते हैं, किस तरह के लोग, इसको आप इस एग्जांपल से समझिए। अगर आपकी इकोनॉमी में वेजिटेरियंस लोग ज्यादा हैं, वेजिटेरियंस मींस दे आर यूजिंग वेजिटेरियन फूड्स, तो वहां पर वेजिटेरियन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, वेज चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। वेयर एज जिस इकोनॉमी में नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर नॉन वेज की डिमांड ज्यादा होगी। इसको बोलेंगे हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सो द पॉइंट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज क्लियर टू ऑल, प्लीज रिप्लाई फास्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज okay, the seventh point is climate and weather condition, climate and weather condition। क्लाइमेट और वेदर कंडीशन क्या होता है? ओके उज्जवल, वेट, क्लाइमेट और वेदर कंडीशन क्या होता है? क्लाइमेट और वेदर कंडीशन में आपको याद रखना है, क्लाइमेट और वेदर, मौसम, हम दोनों लगभग लगभग सिनोनिम्स हैं। तो वेदर मौसम, मौसम से भी हमारे देश में उत्पन्न चीजों की डिमांड घटती या बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो देश है इंडिया, इन इंडिया जो गर्मी वाला सीजन होता है उस सीजन में, यस, गर्मी वाला जो सीजन है उस सीजन में आमों की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ओके, गर्मियों में आमों की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो आमों की डिमांड है वो बढ़ जाती है इन समर सीजन। क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आमों की डिमांड है वो बढ़ जाती है। ओके, वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में वूल, वूल यानी ऊन की क्या होती है, पैदावार ज्यादा होती है। ऊन की ज्यादा पैदावार होने के कारण समर्स में ऑल ओवर वर्ल्ड उस ऑस्ट्रेलियन वूल की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसको अपन बोलेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। ऑल्सो determines, weather and climate also determines the demand for a particular commodity. Point number 7 is clear to all? Okay. Point number 6 एक बार और रिपीट कर रहा हूं, उज्जवल का को एक बार और समझाना है, तो आप पॉइंट नंबर 6 एक बार फिर से सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 6 में आपको याद रखना है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हमारा देश हाईली पॉपुलेटेड है, तो अगर हमारा देश हाईली पॉपुलेटेड है तो वहां पर नेसेसरी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, लग्जरीज की कम होगी। अगर हमारा देश लेस पॉपुलेटेड है तो वहां पर लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी, नेसेसिटीज की कम होगी। कंपोजिशन पे आते हैं, अगर हमारे देश में वेजिटेरियंस ज्यादा हैं तो वेज फूड की डिमांड ज्यादा होगी। अगर हमारे देश में नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा हैं तो नॉन वेज फूड की डिमांड ज्यादा होगी। ओके, ये है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 4 इज कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वह
चीजें जो ग्राहक की रुचि की हैं, जिसको ग्राहक पसंद करता है, उन चीजों की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। किन चीजों से? जिनको वो पसंद नहीं करता है, उन चीजों से। इसको बोलते हैं कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। So the factors determining demand. Factors determining demand. Okay. Now the next topic is जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स मांग का नियम। अब मांग के नियम को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। ओके, लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 99। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसको हम पहला लॉ भी बोलते हैं परचेज का। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम इसको दिमाग में रखकर ही परचेज करते हैं। द सेकेंड थिंग, ये लॉ हमें एक इनवर्स रिलेशनशिप भी बताता है। किस किस के बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में। किस किस के बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज है। सेकंड, ये एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, द थर्ड पॉइंट इज इट सेज, ये कहता है, ठीक है, ओके, यस उज्ज्वल, ये कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर इट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका विपरीत, उल्टा। उल्टा कैसे बोलेंगे? इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड सेज, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है,
और अगर कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ती है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस भी कहते हैं और ये डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड इज क्लियर टू ऑल? Law of demand is clear to all? Okay, now the next one. Okay, good. The next topic is assumptions of law of demand. Assumptions of law of demand किन चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड आधारित है? ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। assumptions of law of demand. Number 1, price of substitute goods remains constant. जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो कमोडिटीज हम डिमांड कर रहे हैं, उनके जो सब्स्टिट्यूट हैं उनकी प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा, तब ही ये लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। पॉइंट नंबर 2, कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, अनचेंज है, तभी ये लॉ लगेगा, अगर अदरवाइज ये लॉ नहीं लगेगा। इनकम अनचेंज इसलिए नहीं, इनकम अनचेंज इसलिए होनी चाहिए, अदरवाइज अगर उसकी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा? अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड ज्यादा करेगा और वो महंगी चीजों को भी डिमांड कर सकता है, महंगी चीजों को भी परचेज कर सकता है। दैट्स वाई उसकी डिमांड दैट्स वाई उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड वन there is no change in the taste, preference and liking of the consumer. ग्राहक के टेस्ट में, प्रेफरेंस में और वो जिन चीजों को लाइक करता है उनमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। ओके, फोर्थ वन, there is no expectation of change of price in future.
फ्यूचर में प्राइसेस में बदलाव की कोई भी उम्मीद नहीं होगी, तब ये लॉ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। देन द लास्ट वन इज there is no change in the size and composition of the population. साइज और कंपोजिशन जो है पॉपुलेशन की, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज या बदलाव नहीं नहीं होगा, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आपको याद रखना है, लॉ ऑफ डिमांड कब किन कंडीशंस में ही लगेगा। अगर उन कंडीशंस में कोई भी चेंज होगा, यस उज्ज्वल, अगर उनमें कोई भी चेंज होगा तो ये लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। पहला, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, no change in the taste and preferences of the consumer, no change, there is no change in the future expectation of change in price, then there is no change in the size and the composition of the population. So these are the 5 assumptions of law of demand. Is it clear to all? Is it clear to all? Please reply fast. Is it clear to all? Please reply. Okay, very good students. So आज का टॉपिक हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड ऑल। आज का टॉपिक हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल हम इसको आगे अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।